नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप आज पढ़ेंगे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का पूरा रिवीजन। इसका जो मेन टॉपिक था उसको आपने पिछले वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे इसका पूरा रिवीजन, किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, आपको इस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सब आज के वीडियो में बताया जाएगा। इस टॉपिक से आपके 2 प्रश्न कम से कम बनेंगे, इसलिए इसका रिवीजन भी उतना ही जरूरी है जितना कि पिछले टॉपिक्स का रिवीजन था। मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आपका रिवीजन ही आपकी सफलता की कुंजी होने वाला है। तो चीजों को गंभीरता के साथ समझिएगा और एकाग्रता के साथ पढ़िएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आज का आपका टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण का रिवीजन। लेकिन उससे पहले आज का आपका प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका का सिलेबस, जिसमें आपने 3 से 4 टॉपिक कर लिए हैं हमारी क्लास में। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप कमेंट बता रहे हैं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। और आज का भी टॉपिक देखिएगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा जब मेरे साथ आप रिवीजन करेंगे। यकीन रखिए, प्रश्न यहीं से आएगा। मेरे साथ पढ़ेंगे आप तो आपको यकीन आएगा। ट्रस्ट करके रखिए, भरोसा बनाकर रखिए। गंभीरता के साथ आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा और आपकी एक एक तैयारी करवाऊंगा। 20 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाकर आपका रिवीजन शुरू कर दूंगा। तो गंभीरता के साथ चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण। अब इसमें आपको टीकाकरण कार्यक्रम दिया हुआ है सिलेबस में, तो आपको यही पढ़ना है। कल किसी ने मुझे मैसेज करके कहा कि बीसीजी की खोज किसने की, आपने ये नहीं बताया। टीकाकरण में बीसीजी कब ये आया ये नहीं पूछा, बताया। लेकिन ये सब आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप बार बार कहेंगे तो मैं उसको भी आपको एक वीडियो में पढ़ा दूंगा। लेकिन आपके सिलेबस में टॉपिक क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसमें वैक्सीन के बारे में नहीं लिखा है, कार्यक्रम के बारे में लिखा है। जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण, इतना ही आपके सिलेबस में है। तो आपको यही पढ़ना है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को। वैक्सीन के बारे में नहीं पढ़ना है, टीकों के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। क्लियर है? इससे जुड़े हुए कौन से प्रश्न हो सकते हैं वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। मात्र 451 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। यहाँ पर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मात्र 451 रुपए में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। यह फीस कोई ज्यादा नहीं है। आपकी सैलरी पहले महीने की 40 से 50 हजार तक की बनेगी, तो उसकी तुलना में यह फीस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो आप जरूर जुड़कर देखिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मुख्य सेविका गरिमा बैच नाम है बैच का। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। एक बार पूरी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। हर चीज प्लानिंग के साथ कराई जाएगी आपको, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो 10 सितंबर के बाद बैच की फीस 505 रुपए हो जाएगी। इसलिए अतिशीघ्र इस बैच से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूती दें। गंभीरता के साथ आपको हर चीज पढ़नी है। अगर आपने दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ाई करने का
ठान लिया है, आपने एक सपना देखा है मुख्य सेवका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका गरिमा बैच से और अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार में अपनी गरिमा को बढ़ाएं, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाएं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीकाकरण का पूरा रिवीजन। क्लियर है आपको? तो इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप डिटेल में जरूर पढ़ लीजिए सिलेबस को। एमसीक्यू के चक्कर में मत पढ़िए, एमसीक्यू के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक छूटेगा और आपका परीक्षा में नुकसान होगा। जब तक आप डिटेल में क्लास नहीं पढ़ेंगे, आपके परीक्षा में प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं 70 से 80% तक बनी रहेंगी। तो मेरी बात मानिए, इसको पहले डिटेल में पढ़िए, फिर एमसीक्यू की तरफ जाइए। जब तक आप 60 से 70% सिलेबस ना पढ़ लें, एमसीक्यू की तरफ मत जाएं। आप कहेंगे बार बार तो मैं एमसीक्यू पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन उससे आपका नुकसान होगा। गंभीरता के साथ इतने समझ लीजिए कि एमसीक्यू ये डिटेल्ड क्लास से ही बनेंगे। जब तक आपने डिटेल्ड क्लास पूरी नहीं की होगी, तब तक एमसीक्यू सिर्फ आप रट्टा मार सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो टीकाकरण क्या है, यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है बहुविकल्पी बनाकर, कि टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावशाली एवं सुरक्षित तरीका है। क्या है टीकाकरण? टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावशाली एवं सुरक्षित तरीका है। यह चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस जो विभाग को है ब्लॉक लेवल पर आपको इसको लीड करना है, आंगनबाड़ियों को ट्रेंड करना है, उन्हें बताना है कि कैसे क्या होता है। तो टीकाकरण की जो सही परिभाषा है उसको आपको पता होना चाहिए। तो फिर से एक बार सुनिए, टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावशाली एवं सुरक्षित तरीका है। टीकाकरण बच्चे के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है और उन्हें विभिन्न जीवाणु तथा विषाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू बनेगा। मैं जब आपको टीकाकरण के एमसीक्यू कराऊंगा तो इसके एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। क्लियर है? तो गंभीरता के साथ एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलिए और कोई भी टॉपिक छोड़िए नहीं, क्योंकि आपकी परीक्षा में हर टॉपिक से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब भारत में टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपने कल की क्लास गंभीरता के साथ पढ़ी है तो आज की क्लास आपको बहुत ही आसान लगेगी और पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपको चीजें याद हो चुकी होंगी। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से शुरू हुआ था। किस नाम से शुरू हुआ था? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। ईपीआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंग्लिश वर्जन भी आपको इसका याद रखना होगा। क्लियर है? तो 1978 में सर्वप्रथम टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसका नाम था विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम। क्लियर है आपको? फिर वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रख दिया गया। क्या रख दिया गया? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आपको यही पढ़ना है। टीकों के बारे में आपसे जानकारी नहीं पूछी जाएगी परीक्षा में, आपकी परीक्षा में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी। क्लियर है आपको? तो वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कर दिया गया। इस कार्यक्रम के घोषित उद्देश्यों में शामिल है, तो इसके उद्देश्य भी आपसे बहुविकल्पी बनाकर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको उद्देश्य भी याद होने चाहिए। टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक जिलेवार प्रणाली का निर्माण करना और वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यह किसका उद्देश्य था? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 का। क्लियर है आपको? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। भारत में पहला टीकाकरण कार्यक्रम कब घोषित हुआ? 1978 में। उसका नाम क्या था? विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी कि ईपीआई। क्लियर है आपको?
अब भारत का टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करने, लाभार्थियों की संख्या, टीकाकरण सत्रों के आयोजन और भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता को कवर करने के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। क्लियर है? तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो उनमें से एक ऑप्शन आपका हो सकता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो इसका आप उत्तर क्या लगाएंगे? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम लगाएंगे। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न हो सकता है गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं और ये टीके कब लगाए जाते हैं। तो ये आपसे दो प्रश्न यहाँ पे बनेंगे परीक्षा में। पहला प्रश्न आपका बनेगा कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, फिर दूसरा प्रश्न बनेगा ये गर्भवती महिलाओं को टीके कब लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इन दो प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कि आपने जो कल पढ़ा था। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्दी से जल्दी टिटेनस टॉक्साइड यानी कि टीटी के 2 टीके लगाए जाने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसे आप बिल्कुल ही नोट करेंगे। इन टीकों को TT1 एवं TT2 कहा जाता है। इन टीकों के बीच 4 सप्ताह का अंतर रखना आवश्यक है। और TT1 TT2 के बीच कितने सप्ताह का अंतर रखना आवश्यक है? 4 सप्ताह का। आपकी परीक्षा में यह प्रश्न भी बन सकता है कि बताइए गर्भावस्था में लगाए जाने वाले TT1 तथा TT2 टीके के मध्य कितने सप्ताह का अंतर होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा 2 सप्ताह, बी होगा 3 सप्ताह और सी होगा 4 सप्ताह, डी होगा 6 सप्ताह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, 4 सप्ताह। कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरी लाइन को अभी लिखिए कि गर्भावस्था में लगाए जाने वाले TT1 तथा TT2 टीका के मध्य 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। लिखिए लिखिए, अभी लिखिए। गर्भावस्था के दौरान लगाए जाने वाले TT1 तथा TT2 टीका के मध्य 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा और यह बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। अगला पॉइंट है यदि गर्भवती महिला पिछले 3 वर्ष में TT के 2 टीके लगवा चुकी है। अगर मान लीजिए क्या हुआ कि 1 साल पहले वो गर्भवती थी महिला और उसको तब 2 टीके लगाए गए थे, तो इस साल उसको नहीं लगाए जाएंगे, उसको सिर्फ क्या कराया जाएगा? बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो टीके लगवा चुकी है तो उसे इस गर्भावस्था के दौरान केवल बूस्टर टीटी का टीका ही लगवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो केवल बूस्टर टीटी का टीका लगेगा। अगर महिला 1 वर्ष पहले 2 टीके या 3 वर्ष के अंतराल में जो समय है पिछले 3 वर्ष में 2 टीटी के टीके लगवा चुकी है तो अभी उसको क्या मिलेगा? सिर्फ बूस्टर डोज मिलेगा। तो यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि गर्भवती महिला पिछले 3 वर्ष में 2 टीटी के टीके लगवा चुकी है तो अब वो कौन सी टीटी का टीका लगवाएगी? ऑप्शन ए होगा TT1, ऑप्शन बी होगा TT2, ऑप्शन सी होगा TT1 व TT2 दोनों और ऑप्शन डी होगा सिर्फ बूस्टर टीका। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बूस्टर टीटी का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ये आपका डिटेल में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। ये टॉपिक वाइज मैंने इसीलिए आपको कराया है क्योंकि इस टॉपिक से आपके 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की आवश्यकता क्यों होती है बताइए। तो इसमें बताया गया है टीटी वैक्सीन सभी गर्भवती महिलाओं को दिए जाने से उनका व उनके बच्चों का टिटेनस रोग से बचाव होता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि टीटी वैक्सीन के क्यों दी जाती है गर्भवती महिलाओं को। तो उससे क्या होता है? एक तो गर्भवती महिला की तो बचाव होता ही है, साथ में जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, जो शिशु पल रहा होता है, उसकी भी टिटेनस नामक रोग से बचाव होता है। टिटेनस नवजात शिशुओं के लिए एक जानलेवा रोग है जिससे उन्हें जकड़न, मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन हो जाती है। कभी कभी पसलियों में जकड़न के कारण शिशु सांस नहीं ले पाते और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है आपको? तो गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की आवश्यकता क्यों होती है, इन्होंने टीकाकरण के बारे में पूरा बताया है कि टीटी वैक्सीन क्यों लगाई जाती है गर्भवती महिलाओं को। क्लियर है आपको? अब आपका अगला प्रश्न क्या हो सकता है? यदि गर्भवती महिला गर्भावस्था के दौरान देर से अपना नाम दर्ज कराती है
तब भी क्या उसे टीटी के टीके लगाए जाने चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। यदि गर्भवती महिला गर्भावस्था के दौरान देर से अपना नाम दर्ज कराती है, तब भी क्या उसे टीटी के टीके लगाए जाने चाहिए? जी हां, टीटी का टीका मां और बच्चे को टिटनस की बीमारी से बचाता है। भारत में नवजात शिशुओं की मृत्यु का एक प्रमुख कारण जन्म के समय टिटनस का संक्रमण होना है। इसलिए अगर गर्भवती महिला एएनसी के लिए देर से भी नाम दर्ज करवाए तो भी उसे टीटी का टीके लगाए जाने चाहिए, किंतु टीटी2 या टीटी बूस्टर टीका प्रसव की अनुमानित तिथि से कम 4 सप्ताह पहले दिया जाना चाहिए ताकि उससे उसका पूरा लाभ मिल सके। तो प्रसव के 4 सप्ताह पहले, मतलब 1 महीना पहले ये टीका लग जाने चाहिए, टीटी1 और टीटी2, और बीच में 4 सप्ताह का भी अंतर होना चाहिए। क्लियर है आपको? फिर आता है आपका, यदि बीसीजी का टीका लगवाने के बाद बच्चे की बाह पर कोई निशान ना उभरे तो क्या किया जाए? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप देखते होंगे बाएं भुजा पर बहुत से लोगों के निशान बने होते हैं चकत्ते से, तो वो किससे बनते हैं? बीसीजी टीके से बनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के नहीं बनते हैं। तो बीसीजी का टीका लगवाने के बाद बच्चे की बाह पर कोई निशान ना उभरे तो बच्चे को दोबारा टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? आप में से बहुत लोगों के बाएं भुजा पर ये निशान बने होंगे बीसीजी टीका के, लेकिन बहुत से लोगों के नहीं बनते हैं। ये बीसीजी का टीका लगवाने के बाद बच्चे की बाह पर कोई निशान ना उभरे तो बच्चे को दोबारा टीका लगवाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न ये हो सकता है कि अब चूंकि भारत को पोलियो मुक्ति घोषित किया जा चुका है, तो बच्चों को नियमित टीकाकरण के साथ साथ पल्स पोलियो अभियान में पोलियो की खुराक क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भले ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, फिर भी भारत के पड़ोसी देशों में पोलियो का संक्रमण अभी भी मौजूद है। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। इन देशों में क्या है कि पोलियो का संक्रमण अभी भी मौजूद है। पोलियो रोग से संक्रमित किसी व्यक्ति के भारत आने से इसका संक्रमण फैलने का खतरा सतत रूप से बना रहता है। क्लियर है आपको? तो अगर पोलियो क्या हो गया कि पोलियो से संक्रमित व्यक्ति पड़ोसी देश से भारत आ गया, तो उससे भारत में फिर से पोलियो का फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए जब तक संपूर्ण विश्व से पोलियो का संक्रमण समाप्त नहीं हो जाता, बच्चों को उनका सुरक्षा स्तर बनाए रखने के लिए पोलियो की खुराक दिया जाना आवश्यक है। क्लियर है आपको? यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपकी जागरूकता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ब्लॉक लेवल पे जॉब करनी है। उसमें इन सब बातों के प्रश्नों के उत्तर आपको पता होने चाहिए। ये आपके वहां पर लाभ देंगे कि अगर किसी को कोई बात समझानी है, कोई आपसे ये कहे आके, तब उन्हें किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्लियर है? परीक्षा का यही जानना होता है परीक्षा में कि आप जो नौकरी करने जा रहे हैं उनसे जुड़ी हुई चीजों को आपको पता है कि नहीं। शिशु के टीकाकरण की शुरुआत कब होनी चाहिए, यह प्रश्न है आपका अगला। तो टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार अस्पताल या किसी अन्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर बीसीजी का टीका, पोलियो की जीरो खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। क्लियर है आपको? टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार अस्पताल या किसी अन्य संस्थान में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर बीसीजी का टीका, पोलियो की जीरो खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाना चाहिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर निम्न में से कौन कौन से टीके बच्चे को लग जाने चाहिए? ऑप्शन ए होगा बीसीजी, बी होगा पोलियो की जीरो खुराक, सी होगा हेपेटाइटिस बी और डी ऑप्शन होगा ए बी सी तीनों। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही करेंगे? तीनों। तो प्रश्न है आपका कि जन्म लेने के 24 घंटे के भीतर कौन कौन से टीके शिशु को लग जाने चाहिए? इसका उत्तर अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बीसीजी का टीका, पोलियो की जीरो खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका। चलिए लिखिए, तुरंत आपको याद होगा। बीसीजी का टीका, पोलियो की जीरो खुराक और हेपेटाइटिस बी का टीका। क्लियर है आपको? 1.5 माह यानी कि 6 सप्ताह का जब बच्चा हो चुका हो तो ओपीवी, रोटा वायरस वैक्सीन, FIPV और PCV
वैक्सीन और पेंटावेलेंट का पहला टीका दिया जाता है। क्लियर है आपको? पहला टीका लग जाने के 28 दिवस बाद, यहाँ पर शिशु होगा, ये गलत लिखा है थोड़ा, आप इसको सही कर लेंगे। शिशु को ओपीवी, रोटा वायरस वैक्सीन और पेंटावेलेंट का दूसरा टीका दिया जाता है। क्लियर है आपको? दूसरा टीका लग जाने के 28 दिवस बाद ओपीवी, रोटा वायरस वैक्सीन की तीसरी एवं आईपीवी, पीसीवी की दूसरी और पेंटावेलेंट का तीसरा टीका दिया जाता है। 9 माह की उम्र पूर्ण होने पर खसरे के टीके के साथ साथ विटामिन ए की पहली खुराक तथा पीसीवी यानी कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बूस्टर खुराक दी जाती है। क्लियर है आपको? तो 9 माह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि खसरा का टीका कितनी उम्र पर लगाया जाता है, तो क्या उत्तर ऑप्शन होगा? ऑप्शन 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 माह की उम्र होने के बाद शिशु को खसरे का टीका लगाया जाता है और साथ में विटामिन ए की पहली खुराक भी दी जाती है। क्लियर है आपको? 16 से 24 माह का होने पर बच्चे को खसरे एवं विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है। बच्चे के 5 साल पूर्ण होने तक 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की कुल 9 खुराकें दी जानी चाहिए। विटामिन ए हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए शिशुओं को विटामिन ए की 9 खुराक दी जाती हैं 5 साल के पूर्ण होने तक प्रत्येक 6 माह में अंतराल पर। ठीक है, अगला है प्रश्न आपका, अगर शिशु बीमार हो तो भी क्या उसे टीके लगवाने चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, खांसी, जुखाम, दस्त रोग और कुपोषण जैसी आम तकलीफें टीकाकरण में रुकावट नहीं डालती। कुपोषण के शिकार बच्चे को टीके लगवाना और भी जरूरी है क्योंकि उसकी बीमारी पड़ने की आशंका अधिक रहती है। उसके बीमार पड़ने की आशंका अधिक रहती है। तो जी हाँ, खांसी, जुखाम, दस्त रोग और कुपोषण जैसी आम तकलीफें हैं तो टीकाकरण में वो रुकावट नहीं है। कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं उन्हें टीका लगवाना और भी जरूरी है क्योंकि उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, टीकाकरण करवाने पर खर्च कितना आता है? देखो, वैसे तो सरकार को ये टीके महंगे पड़ते हैं लेकिन आम जनता को ये टीके मुफ्त में मिलते हैं। तो सभी टीकाकरण सेवाएं बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में निःशुल्क दी जाती हैं। क्लियर है आपको? सभी टीकाकरण सेवाएं बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अस्पतालों में निःशुल्क दी जाती हैं। क्लियर है आपको? तो अगला प्रश्न है, माता पिता अपने बच्चों का टीकाकरण कहां कहां करवा सकते हैं? तो माता पिता अपने बच्चों का टीकाकरण सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शहरी डिस्पेंसरियां, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र तथा आंगनवाड़ी केंद्र पर करवा सकते हैं। क्लियर है? ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कुछ मोहल्लों, झुग्गियों इत्यादि में एएनएम बच्चों के टीकाकरण सत्रों का आयोजन करती हैं। टीकाकरण के बाद बुखार आने का क्या कारण है? अगला प्रश्न है आपका, टीकाकरण के बाद बुखार आने का क्या कारण है? तो हल्का बुखार होना इस बात का संकेत है कि वैक्सीन ने बच्चे के शारीरिक तंत्र पर सामान्य रूप से प्रभाव छोड़ा है। अगर हल्का बुखार आता है तो उसका इस बात का संकेत होता है कि जो वैक्सीन लगाई गई है, जो टीका लगाया गया है, उसने बच्चे के शारीरिक तंत्र पर सामान्य रूप से प्रभाव छोड़ा है। यह बुखार प्राकृतिक रूप से हल्का होता है और 1-2 दिन में अपने आप चला जाता है। जैसे कोविड की वैक्सीन लग रही थी अभी सबको, हालिया में अभी ताजा अनुभव है, तो अधिकांश लोगों को बुखार आ रहा था और कई लोगों को बुखार नहीं आ रहा था। तो वैसा ही टीकाकरण दूसरे टीकाकरण में भी होता है कि हो सकता है किसी को बुखार आए, हो सकता है किसी को ना आए। क्लियर है आपको? क्या विटामिन ए भी एक वैक्सीन है? तो क्या होगा? विटामिन ए कोई वैक्सीन नहीं है, यह एक सूक्ष्म पोषक पदार्थ है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बच्चों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, उन्हें रोगों से बचाता है तथा आंखों के लिए लाभप्रद है।
क्लियर है आपको? तो विटामिन ए कोई वैक्सीन नहीं है, इतना आपको याद रखना है। ये एक सूक्ष्म पोषक पदार्थ है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एवं शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें रोगों से बचाता है और आंखों के लिए भी लाभप्रद है। क्लियर है आपको? अगला है आपका, कुछ वैक्सीन को एक निश्चित आयु के बाद क्यों नहीं दिया जा सकता? निश्चित में यहां पर ये वाला सा बनेगा, ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, कहीं पर ये सा की गलती हुई है। एक निश्चित आयु का हो जाने पर बच्चों में कुछ संक्रमणों के प्रति रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राकृतिक रूप से आ जाती है या वे उम्र के उस दौर से गुजर चुके होते हैं जब बचाव किए जा सकने वाले रोगों से जीवन का खतरा हो सकता है। क्लियर है आपको? तो कुछ वैक्सीन को एक निश्चित आयु के बाद क्यों नहीं दिया जा सकता? जैसे जो ये BCG वैक्सीन होती हैं और ये खसरे के टीके होते हैं, ये कम उम्र में ही क्यों लगाए जाते हैं? वो कम उम्र में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जब शिशु होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है। उस समय उसके बीमार पड़ने की आशंका ज़्यादा होती है, उसके संक्रमित होने की आशंका ज़्यादा होती है। तो उस संक्रमण को बचाए रखने के लिए उनमें उस समय वैक्सीन लगाई जाती है, उस समय टीका लगाया जाता है। लेकिन बड़े लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी होती है, वो अपने जीवन का जो क्या कहते हैं नरम काल था उसको पार कर चुके होते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, क्या एक शिशु को एक ही समय में एक से अधिक वैक्सीन दिए जाने से कोई लाभ है? जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक शिशु को एक ही समय में एक से अधिक वैक्सीन दिए जाने से स्वास्थ्य केंद्र पर बार बार आने जाने का समय बचता है। इसके कारण शिशु किसी टीकाकरण से वंचित नहीं रहता, साथ ही एक ही बार में कई वैक्सीन दिए जाने का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। क्लियर है आपको? तो वैक्सीन एक साथ कई दी जा सकती हैं, उनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, आपको ये याद रखना है। उनका परिवार का टाइम बचता है, सरकार का टाइम बचता है और कोई भी टीका गैप नहीं होता है, एक ही बार में आपकी कई वैक्सीन लग जाती है। क्लियर है आपको? कभी कभी बच्चे को टीके की दूसरी या तीसरी खुराक दिलाने में ले जा पाना संभव नहीं होता है, ऐसे में क्या सभी टीके दोबारा शुरू करने पड़ते हैं? प्रश्न है आपका ये। नहीं, दोबारा टीके लगवाने की आवश्यकता नहीं होती है, देर होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी जितना संभव हो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही टीके लगवाने चाहिए। टीके की दूसरी और तीसरी खुराक बच्चे की पूर्ण सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ आवश्यक में भी ये वाला सा बनेगा, ठीक है, ये वाला सा। क्लियर है आपको? ये फिर आता है टीकाकरण के बाद क्या क्या सावधानियां ली जानी चाहिए। यह भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, यह भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो टीकाकरण के बाद माता पिता स्वास्थ्य केंद्र या सत्र स्थल पर बच्चे के साथ 30 मिनट तक प्रतीक्षा अवश्य करें ताकि किसी दुष्प्रभाव या विपरीत प्रभाव होने की अवस्था में बच्चे को तुरंत चिकित्सा सहायता दी जा सके। अभिभावक इंजेक्शन लगाए जाने की जगह पर कोई दवा ना लगाएं और ना ही उस जगह को ज्यादा मले, ठीक है। यदि उस स्थान पर लालिमा या सूजन है तो साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़कर उस स्थान पर रख दें। बच्चे को अधिक आराम देने के लिए एएनएम बहन जी द्वारा बताई गई मात्रा के अनुरूप पैरासीटामोल की गोली दें। टीकाकरण के पश्चात मां का दूध पिलाने के उपरांत बच्चों को कमर के बल सीधा लेटाएं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि टीकाकरण के बाद क्या क्या सावधानियां ली जानी चाहिए। क्लियर है आपको? पेंटावेलेंट वैक्सीन किन किन बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है, यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे काफी उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, तो इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। पेंटावेलेंट टीके के माध्यम से 5 जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों की प्रतिरक्षण किया जाता है। पहली कौन सी है? डिप्थीरिया, जिसे हिंदी में गलघोटू बीमारी कहते हैं। दूसरी है पर्ट्यूसिस, जिसे हिंदी में काली खांसी बीमारी कहते हैं। तीसरी है आपकी टेटनेस और चौथी है आपकी हेपेटाइटिस बी। पांचवी है हिब, जिसे मेनिंजाइटिस एवं न्यूमोनिया कहते हैं। क्लियर है आपको? तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एवं हिब, इन सब बीमारियों के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। 5 बीमारियों के लिए एक टीका। क्लियर है आपको? बढ़ते शिशुओं या बच्चों को अक्सर बुखार आने और दाने निकलने की शिकायत रहती है। अगर शिशु या बच्चे को पहले से दाने निकले हों या बुखार आया हुआ हो
तो भी क्या खसरे का टीका लगवाना चाहिए? तो यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। जी हाँ, खसरे का टीका सभी शिशुओं को अवश्य लगवाया जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बुखार या दाने खसरे के संकेत हों। अगर बच्चे को पहले से दाने निकलने के साथ साथ बुखार आया हो तो भी उसे खसरे का टीका लगवाया जाना चाहिए, ताकि उसे खसरे का संक्रमण से पूरी सुरक्षा मिल सके। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर पहले से दाने निकले हों या बुखार आया हो तो भी खसरे का टीका लगवाया जाना चाहिए, क्योंकि टीका सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। खसरे के टीके के साथ साथ विटामिन ए की पहली खुराक भी निश्चित रूप से देनी चाहिए। खसरे के टीके के साथ विटामिन ए की खुराक निश्चित रूप से देनी चाहिए। तो प्रश्न आपसे इस तरह से बन सकता है, खसरे के टीके के साथ कौन से विटामिन की खुराक निश्चित रूप से देनी चाहिए? ऑप्शन ए होगा विटामिन बी, ऑप्शन बी होगा विटामिन ए, ऑप्शन सी होगा विटामिन सी और ऑप्शन डी होगा विटामिन डी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, विटामिन ए। तो इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे और आपका पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा, अगर आपने कल की क्लास और आज की क्लास काफ़ी ध्यान से देखी है। मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये चीज़ें ढूंढ कर लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अच्छे से पूरी चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब क्या रोटा वायरस दस्त गंभीर हो सकता है? तो इसके बारे में क्या जानकारी है? भारत में जो बच्चे दस्त के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं उनमें से 40% बच्चे रोटा वायरस संक्रमण से ग्रसित होते हैं। क्लियर है आपको? जो टोटल बच्चे हैं भारत में दस्त से ग्रसित होकर अस्पताल में पहुंचते हैं उनमें से 40% जो होते हैं वो रोटा वायरस से ग्रसित होते हैं। यही कारण है कि भारत में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8,72,000 बच्चे अस्पताल में भर्ती किए जाते हैं तथा लगभग 78,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं कितने बड़ी भारी मात्रा में शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसको बचाने के लिए समय पर टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। रोटा वायरस कैसे फैलता है? रोटा वायरस एक अत्यंत संक्रामक रोग है और यह दूषित पानी, दूषित खाने एवं गंदे हाथों के संपर्क में आने से बच्चों में फैलता है। तो स्वच्छ पानी का, स्वच्छ भोजन का और स्वच्छता का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है एक बच्चे को बड़ा करने में, एक बच्चे को स्वस्थ रखने में। तो अपने आसपास स्वच्छता जरूर फैलाएं और अपने आसपास स्वच्छ रहें, स्वच्छता से रहें, स्वच्छता से जीवन जिएं। अगला है आपका, पीसीबी बच्चों को किन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पीसीबी बच्चों को न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाले न्यूमोनिया और दिमागी बुखार यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एवं अन्य बीमारियों से बचाता है। मुख्य रूप से 2 बीमारियों से पीसीबी बचाता है, उनमें न्यूमोनिया है आपका और दूसरा है दिमागी बुखार। क्लियर है? पूर्ण टीकाकरण का क्या अर्थ है, यह बिल्कुल लास्ट में आपका टॉपिक है, फिर आपका आज का वीडियो समाप्त होगा। गंभीरता के साथ अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो पढ़ा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप परीक्षा में यहां से पूछे जाने वाले 2 प्रश्नों को सही करके आएंगे। डिटेल में पढ़ते रहिए, डिटेल ही आपके प्रश्नों को सही करवाएगा। जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे एमसीक्यू आपके सही नहीं होंगे। पूर्ण टीकाकरण का अर्थ क्या है? पूर्ण टीकाकरण का मतलब है कि एक बच्चा अपने जीवन से 1 वर्ष पहले वर्ष में कुल 8 टीकों की खुराक का एक समूह प्राप्त करे। इस समूह में शामिल टीके कौन कौन से हैं? तो जन्म के कुछ समय बाद ही एकल खुराक के रूप में तपेदिक का बीसीजी टीका दिया जाता है। पोलियो टीका जिसे पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है। 4 सप्ताह के अंतराल पर 2 और पोलियो टीके दिए जाते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस को भी रोकने के लिए टीके की 3 खुराकें दी जाती हैं। खसरे की टीके की 1 खुराक दी जाती है और पहले वर्ष में, तो जन्म से पहले वर्ष में इतनी खुराकें दी जाती हैं जिसे पूर्ण टीकाकरण कहते हैं। क्लियर है आपको? तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने एक एक चीज को समझा होगा। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है आप मुझे टेलीग्राम पर लिखिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन प्लीज़ 2-4 लोग जो नेगेटिव कमेंट करने आते हैं वो ना करा करिए। मैं अपने जीवन में किसी नेगेटिव इंसान को नहीं रुकने देता हूं, तो कमेंट को कैसे रुकने दूंगा। आप सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करिए। आपका लक्ष्य सिलेक्शन पाना है, नेगेटिव बातों को फैलाना नहीं है।
काफ़ी अच्छे लोग हैं आप, आपका टारगेट काफ़ी अच्छा है, आपके पास पढ़ने का मौका है, आपके पास अपने जीवन को बदलने का मौका है। काफ़ी लोग वर्तमान में नौकरी करते हुए भी अन्य नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पहली नौकरी की तलाश कर रहे हैं। तो गंभीरता को बनाए रखिए, ये मौका बहुत ही स्वर्णिम है आपके लिए अपने जीवन को बदलने के लिए। आपका लक्ष्य पढ़ाई पर होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर नहीं होना चाहिए। तो हमारे चैनल पर मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ आपको इसमें प्रोवाइड कराई जाएंगी। व्हाट्सएप पर 94 533 66 279 पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। 3 बार आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 1 बार आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर एमसीक्यू द्वारा रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। आपका दीपावली से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपनी काबिलियत पर भरोसा है, तो निश्चित रूप से मुख्य सेव का गरिमा बैच में आपका फायदा होने वाला है। क्लियर है आपको? 10 सितंबर के बाद बैच की फीस 505 रुपए हो जाएगी। तो आपके पास समय बहुत ही कम है, आज और कल का केवल समय है। तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से मात्र 451 रुपए में। क्लियर है आपको? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का पूरा रिवीजन आज आपने पढ़ा। जो आज का आपका प्रश्न है वो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ये रिवीजन पढ़कर आपको खुद पर भरोसा जगा? क्या आपको लगा कि अब आपके प्रश्न 2 सही हो जाएंगे परीक्षा में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको रिवीजन अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे आगे की क्लासेस का भी रिवीजन आपको कराना चाहिए। इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।